क्या हो अगर सिर्फ 12 सेकंड के अंदर आपकी आंखों के सामने पूरी दुनिया खत्म हो जाए। एक ऐसा वायरस जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं ने घुटने टेक दिए। जब अभेद्य दीवारें भी ढह गईं और हवा में उड़ता विमान भी नरक बन गया, तब एक इंसान ने ढूंढा मौत के बीच से बचने का वो रास्ता जिसने ज़ॉम्बीज़ को ही अंधा कर दिया। आखिर क्या था वो जानलेवा राज्य? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसी शांत सुबह से होती है जहाँ पूरी दुनिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थी। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सतह के पीछे एक ऐसा भयानक संकट तैयार हो रहा है जो पूरी मानव सभ्यता को खत्म करने वाला है। ब्रैड पिट अपनी पत्नी मिरेल एनोस और अपनी 2 बेटियों के साथ एक आम दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं। वे गाड़ी से शहर की तरफ निकलते हैं, लेकिन अचानक सड़क पर एक अजीब और लंबा ट्रैफिक जाम दिखाई देता है। पुलिस की गाड़ियां तेज सायरन बजाते हुए इधर उधर भाग रही होती हैं। तभी अचानक एक पुलिसकर्मी चिल्लाते हुए भागता है कि सब लोग अपनी जान बचाकर भागो, क्योंकि शहर पर कुछ बेहद खतरनाक चीज ने हमला कर दिया है। ब्रैड अभी कुछ समझ पाते उससे पहले ही दूर से एक विशाल और खतरनाक ज़ॉम्बी सेना उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। यह कोई आम हमला नहीं था, बल्कि चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों को छोड़कर भागने लगते हैं। ज़ॉम्बी इंसानों पर इस कदर टूट पड़ते हैं कि पल भर में पूरा शहर एक जंग के मैदान में बदल जाता है। ब्रैड बहुत ध्यान से इस पूरी तबाही को देख रहे होते हैं और तभी उनकी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जिसे ज़ॉम्बी ने अभी अभी काटा था। वह देखते हैं कि कटने के ठीक 12 सेकंड के अंदर वह इंसान पूरी तरह से एक खौफनाक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। यह देखते ही ब्रैड समझ जाते हैं कि इस वायरस का असर पलक झपकते ही इंसानी दिमाग पर कब्जा कर लेता है। अपनी जान बचाने के लिए वे किसी तरह एक बड़ी आरवी गाड़ी का इंतजाम करते हैं और पूरे परिवार को लेकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। गाड़ी में बैठते ही उनकी एक बेटी को अचानक अस्थमा का तेज दौरा पड़ता है, जिससे उसकी सांसें रुकने लगती हैं। दवाई के बिना उसकी जान जाना तय था। ब्रैड मजबूर होकर गाड़ी को एक सुनसान फार्मेसी के बाहर रोकते हैं। दुकान के अंदर का नजारा बेहद डरावना था, जहां लोग दवाइयों के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। ब्रैड अपनी जान जोखिम में डालकर जैसे तैसे अस्थमा की दवा ढूंढ निकालते हैं, लेकिन तभी दूसरी तरफ उनकी पत्नी मिरेल एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती है, जहां कुछ उपद्रवी लोग उसे घेर लेते हैं। ब्रैड तुरंत वहां पहुंचते हैं और अपनी सूझबूझ से उसे बचाकर बाहर लाते हैं, लेकिन जैसे ही वे दुकान से बाहर आते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी गाड़ी, जिसमें उनका सारा जरूरी सामान और हथियार थे, उसे कोई चुरा कर भाग चुका था। अब वे बिना किसी सुरक्षा के खुले आसमान के नीचे थे और चारों तरफ ज़ॉम्बी की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। बिना किसी रास्ते के वे दौड़ते हुए एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, जहां एक स्थानीय परिवार उन्हें अपने घर में पनाह देता है। ब्रैड जानते थे कि यहाँ ज्यादा देर रुकना मौत को दावत देने जैसा है। वे उस परिवार के छोटे बच्चे से कहते हैं कि रुकना मौत है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अगली सुबह ब्रैड अपने यूएन संयुक्त राष्ट्र के पुराने दोस्त फाना मोकोइना को सैटेलाइट फोन से संपर्क करते हैं, जो उन्हें बचाने के लिए एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजने का वादा करता है। लेकिन इसके लिए उन्हें बिल्डिंग की सबसे ऊपरी छत पर पहुंचना होगा। मिरेल घबरा जाती है कि अगर हेलीकॉप्टर समय पर नहीं आया तो वे ऊपर ही फंस जाएंगे, लेकिन ब्रैड के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही पूरा परिवार सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक बिल्डिंग के निचले हिस्से का दरवाजा टूट जाता है। सैकड़ों भूखे ज़ॉम्बी तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अंधेरी सीढ़ियों पर ज़ॉम्बी और ब्रैड के परिवार के बीच एक खूनी चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, जहां हर एक कदम पर मौत खड़ी थी। वे किसी तरह भागते हुए छत के दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उनके बिल्कुल करीब आ चुके थे। तभी एक ज़ॉम्बी सीधे ब्रैड के ऊपर झपट पड़ता है। ब्रैड पिट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस खूंखार ज़ॉम्बी को खुद से दूर धकेलते हैं और पास पड़ी एक भारी चीज से उस पर वार कर देते हैं। ज़ॉम्बी का सिर फट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। पूरा परिवार हांफते हुए छत की तरफ भागता है, जहां हवा में तैरता रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। ज़ॉम्बीज का झुंड छत का दरवाजा तोड़कर बाहर आने ही वाला होता है कि ब्रैड अपनी पत्नी और बच्चियों को हेलीकॉप्टर के अंदर धकेल देते हैं और खुद भी आखिरी सेकंड में कूदकर उसमें सवार हो जाते हैं। नीचे पूरा शहर आग की लपटों में घिरा हुआ था और लोग कीड़ों मकोड़ों की तरह मारे जा रहे थे। इस भयानक तबाही से बचकर वे समुद्र के बीचों बीच खड़े एक विशाल अमेरिकी नौसेना के जहाज पर पहुंचते हैं, जिसे एक सुरक्षित बेस बनाया गया था। वहां पहुंचते ही ब्रैड को उनके पुराने अधिकारी फाना मोकोइना मिलते हैं। वे ब्रैड को बताते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और सरकारें गिर चुकी हैं, लेकिन इस बीच एक उम्मीद
उम्मीद की किरण जागी है। एक युवा और बेहद बुद्धिमान वायरोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर इस वायरस के सबसे पहले मरीज को ढूंढ लिया जाए तो उसकी मदद से एक एंटी वायरस या वैक्सीन बनाई जा सकती है। इसके लिए उन्हें दक्षिण कोरिया के एक सैन्य ठिकाने पर जाना होगा जहां से सबसे पहला ईमेल आया था जिसमें ज़ॉम्बी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ब्रैड साफ मना कर देते हैं क्योंकि वे अपने परिवार को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन अधिकारी उन्हें धमकी भरे लहजे में समझाते हैं कि इस जहाज पर सिर्फ उन्हीं लोगों को रखने की जगह है जो इस संकट से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अगर ब्रैड नहीं जाते तो उनके परिवार को जहाज से निकालकर किसी असुरक्षित रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया जाएगा। मजबूर होकर भारी मन से ब्रैड अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाते हैं और उस युवा वैज्ञानिक के साथ एक मिलिट्री प्लेन में सवार हो जाते हैं। रात के घने अंधेरे और मूसलाधार बारिश के बीच उनका विमान दक्षिण कोरिया के उस सुनसान और डरावने मिलिट्री बेस पर लैंड करता है। पूरा बेस खामोश था, जैसे वहां कोई जिंदा ही न बचा हो। जैसे ही वे विमान से बाहर कदम रखते हैं, अचानक अंधेरे से निकलकर ज़ॉम्बीज का एक दस्ता उन पर हमला कर देता है। घबराहट में वह युवा वैज्ञानिक अपनी बंदूक निकालते समय फिसल जाता है और उसकी खुद की बंदूक से गोली चल जाती है जो सीधे उसके सिर में लगती है। वह वैज्ञानिक जो पूरी दुनिया को बचाने की एकमात्र उम्मीद था, अपनी ही बेवकूफी से तड़पकर वहीं दम तोड़ देता है। ब्रैड के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वहां मौजूद कुछ बचे हुए सैनिक किसी तरह गोलियां चलाते हुए ब्रैड को बेस के अंदर सुरक्षित कमरे में ले जाते हैं। कमरे के अंदर ब्रैड की मुलाकात उन सैनिकों के कैप्टन और वहां कैद एक पूर्व CIA एजेंट से होती है। वह एजेंट पागलपन की हद तक हंसते हुए ब्रैड को एक ऐसी बात बताता है जो उनके होश उड़ा देती है। वह कहता है कि नॉर्थ कोरिया ने इस वायरस से बचने के लिए अपनी पूरी आबादी के दांत रातों रात उखाड़ फेंके ताकि कोई किसी को काट ही न सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुराग वह इजराइल के बारे में देता है। वह बताता है कि यरूशलेम इकलौता ऐसा शहर है जिसने इस महामारी के फैलने से ठीक पहले अपने चारों में तरफ एक विशाल और अभेद्य दीवार खड़ी कर ली थी, जैसे उन्हें इस तबाही का अंदाजा महीनों पहले से था। ब्रैड को समझ आ जाता है कि असली जवाब इजराइल में ही मिलेगा। वे तुरंत अपने विमान को फिर से तैयार करने का आदेश देते हैं, लेकिन रनवे तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि पूरा मैदान सोए हुए ज़ॉम्बीज से भरा था जो जरा सी आवाज सुनते ही जाग सकते थे। ब्रैड और सैनिक बिना आवाज किए अपनी साइकिलों पर सवार होकर विमान की तरफ बढ़ते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक ब्रैड के सैटेलाइट फोन की रिंग तेज आवाज में बज उठती है। यह कॉल उनकी पत्नी मिरेल की थी जो उनकी खैरियत जानना चाहती थी, लेकिन इस एक आवाज ने मौत के भूखे राक्षसों को जगा दिया था। सैकड़ों ज़ॉम्बी आंखें खोलकर सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। चारों तरफ से डरावनी चीखें गूंज रही थीं। सैनिक अपनी राइफलों से अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की गिनती इतनी ज्यादा थी कि वे कीड़ों की तरह एक के ऊपर एक चढ़कर आ रहे थे। विमान का पायलट इंजन स्टार्ट करता है और प्रोपेलर तेजी से घूमने लगते हैं। ब्रैड दौड़ते हुए विमान के पिछले हिस्से के रैंप की तरफ छलांग लगाते हैं। एक सैनिक उन्हें हाथ पकड़कर अंदर खींचता है, लेकिन तभी उनके पीछे आ रहा एक दूसरा सैनिक ज़ॉम्बीज के चंगुल में फंस जाता है और वे उसे जिंदा ही नोच डालते हैं। विमान पूरी रफ्तार से रनवे पर दौड़ते हुए रात के अंधेरे आसमान में उड़ जाता है। ब्रैड अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया का वह बेस पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब विमान का रुख था इजराइल के शहर यरूशलेम की तरफ। जब सुबह के वक्त उनका विमान यरूशलेम के ऊपर पहुंचता है तो खिड़की से नीचे का नजारा देखकर ब्रैड हैरान रह जाते हैं। पूरे शहर के चारों तरफ कई 100 फीट ऊंची और कंक्रीट की बेहद मजबूत और विशाल दीवार खड़ी थी। शहर के बाहर का पूरा इलाका ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा था जो दीवार को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन शहर के अंदर सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित और शांत था। विमान लैंड होते ही ब्रैड की मुलाकात इजराइल के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी जुर्गन वार्मब्रुन से होती है। ब्रैड उनसे सीधा सवाल करते हैं कि आखिर आपको इस महामारी का अंदाजा पहले से कैसे था कि आपने इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर ली। जुर्गन एक बेहद चौंकाने वाली बात बताते हैं। वे कहते हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी को दुनिया के अलग अलग कोनों से अजीबोगरीब रिपोर्ट्स मिल रही थीं, जैसे भारत में सैनिकों का एक रहस्यमयी वायरस से लड़ना जिसे लोग भूत या राक्षस कह रहे थे। इतिहास में कई बार धोखा खाने के बाद इजराइल ने एक नियम बनाया था जिसे 10वें आदमी का नियम कहा जाता है। इसके तहत अगर 9 अधिकारी किसी खुफिया जानकारी को बकवास मानकर खारिज कर दें तो 10वें अधिकारी का यह फर्ज होता है कि वह उस बात को पूरी तरह सच माने और उससे बचने की तैयारी करे। इसी नियम की वजह से उन्होंने यह दीवार बनाई थी। जुर्गन की बातें सुनकर ब्रैड को एहसास होता है कि वायरस की शुरुआत शायद भारत या एशिया के किसी हिस्से से हुई थी, लेकिन तभी अचानक शहर के अंदर से तेज संगीत और जश्न की आवाजें आने लगती हैं। दीवार के अंदर बने सुरक्षा द्वारों से हजारों की तादाद में शरणार्थी शहर में आ रहे थे। सुरक्षित होने की खुशी में लोग लाउड स्पीकर पर हाथ में माइक लेकर जोर जोर से गाने गाने लगते हैं। पूरा शहर इस जश्न में डूब जाता है, लेकिन ब्रैड तुरंत भांप जाते हैं कि यह एक बहुत बड़ी गलती है। वे जुर्गन को चिल्लाकर चेतावनी देते हैं कि आवाज को बंद करो क्योंकि ज़ॉम्बीज आवाज से ही आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दीवार के बाहर खड़े लाखों ज़ॉम्बीज को वह तेज आवाज सुनाई दे जाती है। वे पागलों की तरह दीवार की तरफ दौड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक जिंदा पहाड़ बनाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज का वह सैलाब विशाल दीवार की छोटी तक पहुंच जाता है और यरूशलेम की सड़कों पर कीड़ों की तरह बरसने लगता है। चीख पुकार मच जाती है। सुरक्षित समझा जाने वाला यरूशलेम पल भर में नरक बन जाता है। जुर्गन अपनी सुरक्षा टीम को ब्रैड को बचाने
बचाने का आदेश देते हैं, जिसमें सेगन नाम की एक जांबाज महिला सैनिक भी शामिल थी। वे सब गोलियां चलाते हुए शहर की संकरी गलियों से भागने लगते हैं, जहां हर मोड़ पर मौत उनका रास्ता रोके खड़ी थी। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक सेगन के हाथ को दबोच लेता है और अपने नुकीले दांत उसकी कलाई में गड़ा देता है। जैसे ही वह खूंखार ज़ॉम्बी सेगन की कलाई पर अपने दांत गड़ाता है, ब्रैड पिट बिना एक पल गंवाए अपनी कुल्हाड़ी उठाते हैं और एक ही झटके में सेगन का वह हाथ कलाई के ऊपर से काट देते हैं। चीख और खून के फव्वारे के बीच ब्रैड तुरंत उसके घाव पर पट्टी बांधते हैं और उसे अपने कंधे पर उठा लेते हैं। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने में सिर्फ 12 सेकंड का समय लगता है और हाथ काटकर उन्होंने सेगन की जान बचा ली थी। चारों तरफ से गोलियों की आवाजें आ रही थीं और पूरा यरूशलेम अब ज़ॉम्बीज का ठिकाना बन चुका था। ब्रैड घायल सेगन को लेकर भागते हुए शहर के हवाई अड्डे की तरफ बढ़ते हैं, जहां रनवे पर आखिरी कमर्शियल विमान उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। लोग पागलों की तरह विमान की तरफ भाग रहे थे। ब्रैड और सेगन किसी तरह भीड़ को चीरते हुए विमान के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। विमान के दरवाजे बंद होते हैं और वह रनवे से हवा में उड़ जाता है। विमान के अंदर पहुंचकर ब्रैड राहत की सांस लेते हैं और सेगन के घाव को साफ करके उस पर दवा लगाते हैं। इस खौफनाक अफरा तफरी के बीच ब्रैड के दिमाग में यरूशलेम की सड़कों पर देखा गया एक नजारा बार बार घूम रहा था। उन्होंने देखा था कि जब ज़ॉम्बीज का सैलाब हर जिंदा इंसान को नोच रहा था, तब उन्होंने एक बेहद कमजोर और बीमार बूढ़े आदमी और एक बेहद दुबले पतले बच्चे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। ज़ॉम्बीज उनके बगल से ऐसे गुजर गए जैसे वे वहां थे ही नहीं। ब्रैड को समझ आता है कि यह वायरस सिर्फ एक स्वस्थ शरीर को अपना शिकार बनाता है और जो इंसान पहले से किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित है, उसे यह वायरस छूता तक नहीं। इस थ्योरी की पुष्टि करने के लिए ब्रैड को WHO की एक गुप्त लैब में पहुंचना था, जो वेल्स के शहर कार्डिफ में स्थित थी। वे सैटेलाइट फोन के जरिए अपने बेस पर संपर्क करते हैं और विमान को कार्डिफ की तरफ मोड़ने का निर्देश देते हैं। लेकिन तभी विमान के पिछले हिस्से से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक एयर होस्टेस जैसे ही सामान रखने वाले केबिन को खोलती है। अंदर छुपा हुआ एक ज़ॉम्बी सीधे उस पर झपट पड़ता है। विमान के अंदर बंद जगह पर तबाही की शुरुआत हो जाती है। पल भर में पीछे बैठे यात्री ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं और वे आगे की सीटों की तरफ बढ़ने लगते हैं। विमान के अंदर चीख पुकार मच जाती है। ब्रैड और सेगन यात्रियों की सुरक्षा के लिए विमान के बीच में बैग और सामान की एक दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की ताकत के आगे वह दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। मौत उनके बिल्कुल करीब आ चुकी थी और विमान के पायलटों को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि पीछे नरक मच चुका है। जब एक खूंखार ज़ॉम्बी सीधे ब्रैड की तरफ लपकता है तो सेगन अपनी बंदूक निकालती है, लेकिन ब्रैड जानते थे कि इस ऊंचाई पर गोली चलाना आत्मघाती होगा। फिर भी कोई और रास्ता न देखकर ब्रैड के इशारे पर सेगन सीधे विमान की दीवार पर एक ग्रेनेड फेंक देती है। एक जोरदार धमाका होता है और विमान की बॉडी में एक बड़ा छेद हो जाता है। हवा के भारी दबाव के कारण ज़ॉम्बीज हवा में खिंचकर बाहर गिरने लगते हैं, लेकिन इस धमाके से विमान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वह तेज रफ्तार से सीधे जमीन की तरफ गिरने लगता है और कुछ ही पलों में वह विमान वेल्स के एक सुनसान इलाके में क्रैश हो जाता है। मलबे से आग की लपटें उठ रही थीं और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। इस भयानक हादसे में लगभग सभी यात्रियों की मौत हो चुकी थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से ब्रैड पिट और महिला सैनिक सेगन इस मलबे से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि ब्रैड इस हादसे में बुरी तरह घायल हो चुके थे और उनके शरीर में विमान के मलबे का एक नुकीला टुकड़ा आर पार हो चुका था। अत्यधिक खून बह जाने के कारण ब्रैड की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन सेगन हिम्मत नहीं हारती। वह कटे हुए हाथ के दर्द के बावजूद ब्रैड को सहारा देती है और कड़ाके की ठंड में मील का सफर तय करके आखिरकार WHO की उस गुप्त रिसर्च लैब के दरवाजे तक पहुंच जाती है। लैब के वैज्ञानिक इस तबाही के बीच दो अजनबियों को अपने दरवाजे पर देखकर हैरान रह जाते हैं। वे तुरंत ब्रैड को अंदर ले जाते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। कई दिनों तक बेहोश रहने के बाद जब ब्रैड की आंखें खुलती हैं, तो वे खुद को एक सुरक्षित कमरे में पाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात लैब के मुख्य डॉक्टरों से होती है। ब्रैड बिना एक पल गंवाए डॉक्टरों को अपनी उस थ्योरी के बारे में बताते हैं जो उन्होंने यरूशलेम में देखी थी। वे कहते हैं कि यह वायरस सिर्फ एक स्वस्थ शरीर को ढूंढता है ताकि वह तेजी से फैल सके। अगर कोई इंसान पहले से ही किसी घातक या जानलेवा बीमारी से पीड़ित है, तो ज़ॉम्बीज उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वह उनके लिए एक कमजोर होस्ट की तरह होता है। डॉक्टरों को पहले तो इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब ब्रैड विस्तार से समझाते हैं तो वे इस बात की जांच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम खुद को किसी ऐसी जानलेवा बीमारी के वायरस से संक्रमित कर लें जिसका इलाज इंसानों के पास पहले से मौजूद है, तो हम ज़ॉम्बीज की आंखों के लिए पूरी तरह अदृश्य हो जाएंगे। यह एक छलावरण की तरह काम करेगा। लेकिन मुसीबत यह थी कि वे सारे जानलेवा और खतरनाक वायरस लैब के बी विंग में रखे हुए थे, जहां कुछ दिनों पहले एक कर्मचारी के संक्रमित होने की वजह से अब दर्जनों खूंखार ज़ॉम्बीज का कब्जा था। वहां जाना सीधे मौत के मुंह में कूदने जैसा था। कोई भी डॉक्टर वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तब ब्रैड खुद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वे अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। ब्रैड, सेगन और एक डॉक्टर के साथ हथियारों और कैमरों से लैस होकर धीरे धीरे उस अंधेरे और डरावने बी विंग की
की तरफ कदम बढ़ाते हैं जहाँ हर कोने में मौत घात लगाए बैठी थी। जैसे ही वे लैब के अंदर घुसते हैं, एक लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और उस आवाज को सुनकर गहरी नींद में सोए हुए ज़ॉम्बीज अचानक अपनी आंखें खोल लेते हैं। ब्रैड बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं और कांच के उस विशेष केबिन तक पहुंच जाते हैं जहां दुनिया के सबसे घातक वायरस की शीशियां रखी हुई थीं। वे तुरंत कुछ शीशियों को उठाकर अपने बैग में डाल लेते हैं, लेकिन तभी बाहर खड़ा एक ज़ॉम्बी कांच पर अपना सिर पटकने लगता है। उसकी चीख सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज भी उसी केबिन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ब्रैड के पास अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि भूखे शिकारियों ने केबिन के इकलौते दरवाजे को चारों तरफ से घेर लिया था। मौत को बिल्कुल सामने देखकर ब्रैड एक बड़ा और आत्मघाती फैसला लेते हैं। वे केबिन के अंदर रखी एक सीरिंज उठाते हैं और उसमें एक जानलेवा वायरस भरकर सीधे अपने हाथ में लगा लेते हैं। बाहर खड़े डॉक्टर और सेगन सीसीटीवी कैमरे में यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। वायरस शरीर में जाते ही ब्रैड को तेज दर्द होता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद जब ब्रैड धीरे धीरे खड़े होते हैं और केबिन का दरवाजा खोलकर सीधे ज़ॉम्बी के सामने आते हैं, तो एक चमत्कार होता है। वह खूंखार ज़ॉम्बी ब्रैड के बिल्कुल करीब आता है, उन्हें सूंघता है, लेकिन उनके शरीर में मौजूद जानलेवा बीमारी के कारण उन्हें मरा हुआ समझकर उनके बगल से चुपचाप गुजर जाता है। ब्रैड की थ्योरी बिल्कुल सही साबित हो चुकी थी। वे अब ज़ॉम्बीज की आंखों के लिए पूरी तरह अदृश्य हो चुके थे। ब्रैड बेहद शांत कदमों से चलते हुए उन सैकड़ों ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरकर सुरक्षित हिस्से में वापस लौट आते हैं। डॉक्टर तुरंत उन्हें उस वायरस का एंटीडोट देते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इस बड़ी कामयाबी के बाद WHO तुरंत इस फॉर्मूले पर काम शुरू कर देता है और एक ऐसी वैक्सीन तैयार की जाती है जो इंसानों को कुछ वक्त के लिए बीमार दिखाकर ज़ॉम्बीज से सुरक्षित रख सके। इस वैक्सीन की मदद से सेना को एक नया हथियार मिल जाता है। अब सैनिक खुलेआम ज़ॉम्बीज के बीच जाकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने लगते हैं और ज़ॉम्बीज की सेना पर पलटवार शुरू हो जाता है। ब्रैड आखिरकार उस सुरक्षित नौसेना के जहाज पर वापस लौटते हैं जहां उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा था। अपनी पत्नी और बेटियों को गले लगाकर उनके आंसू छलक आते हैं। पूरी दुनिया ने इस वायरस के खिलाफ अपनी पहली बड़ी जीत हासिल कर ली थी, लेकिन ब्रैड जानते थे कि यह जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कई हिस्से अब भी तबाही की आग में जल रहे थे और इंसानों को अपनी धरती वापस पाने के लिए अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी थी। लेकिन अब उनके पास उम्मीद थी और एक ऐसा रास्ता था जिससे वे इस विनाश को रोक सकते थे।